अरे तो क्या हो गया, अगले साल फोड़ देना। बाकी के मेरे सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो रही, घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के नोट्स जुगाड़ रहा हूँ। अब एक साल फिर बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, अपना फोन दे, ये देख क्या है ये? नए साल का नया प्लान। देख, इस साल कोविड ने, कोचिंग्स ने, बिना गाइडेंस की पढ़ाई ने खराब कर दिया, तो अगले साल के लिए नया प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। टेस्ट बुक पास 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेस्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सूबेदार पद पे नियुक्त रवि परिहार सर। तो फ्रेंड्स, दिख ही रहा है सर हमारे बड़े हैंडसम हैं। तो फटाफट जितनी भी लड़कियां हैं वो तो और अच्छे से देखेंगी इस इंटरव्यू को। तो सर, आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड शुरू से, मतलब 12th से बताइए सर। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभी जो आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली है। और मेरा नाम रवि परिहार है, मैं सूबेदार के पद पे 2016 में भर्ती हुआ है। 2017 में हम ट्रेनिंग पे गए थे, 17 वाला बैच है हमारा। तो सर, एजुकेशन में 12th मैंने साइंस बैकग्राउंड से पास की है। उसके बाद पढ़ाई का कोई ज़्यादा मूड नहीं था। हम मतलब 12th के बाद में बिजनेस का मेरा मेन मोटिव था कि मैं बिजनेस करूँगा। 12वीं के बाद तो मैंने 12वीं पास की और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों इंदौर निकल गए थे। इंदौर में कुछ दिन भटके, समझ में आ गया कि नहीं यार, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। फिर वहाँ से वापस आए घर से भोपाल आ गए। अब भोपाल आए तो अगर बिजनेस नहीं करना है तो फिर क्या करना है। अब एक मन में मिलिट्री ज्वाइन करने का भी भाव था, आर्मी ज्वाइन करने का। तो उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आर्मी का भी कोई कोई फील्ड ऐसी ज्वाइन हो जाए, तो इसलिए मैंने मतलब बीएससी यहाँ से भोपाल से एमबीएम कॉलेज से बीएससी स्टार्ट की और वहीं पे एनसीसी भी ज्वाइन कर लिया। और बीएससी भी मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ के साथ मिलिट्री साइंस था। मिलिट्री का भाव पहले से था इसलिए। मिलिट्री साइंस भी बीएससी से होता है? बीएससी से होता है मिलिट्री साइंस। पहली बार सुना है सर। हाँ। तो 3 साल का ही है अपना रेगुलर? हाँ, 3 साल का रेगुलर होता है। तो और साथ में एनसीसी भी था। हाँ। अब चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी। फर्स्ट ईयर में आए, मन में वही जो अंदर जो कीड़ा था बिजनेस का, वो लगाया हुआ था। तो सोचा कि बिज़नेस तो करना ही है। अब बिज़नेस करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लाएं। पैसे करने के लिए पहले जॉब करते हैं। फिर जॉब के लिए गए, इंटरव्यू देने के लिए, कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए गए। कॉल सेंटर वाले ने भगा दिया, बोले भैया 18 साल के नहीं हुए, जाओ आप। आ गए, पढ़ते रहे, क्या करें, जो बिज़नेस तो करना है। फिर हमने एक मशीन खरीदी, और दोने पत्तल बनाते हैं ना। हाँ, उसकी एक मशीन खरीदी। इतनी बड़ी आती, ज़्यादा बड़ी? हाँ, 2-3 दोस्तों ने मिलकर मशीन खरीदी। काम शुरू किया, देखा कुछ दिन, लगा कि नहीं, अपने बस का नहीं है, तो छोड़ दिया। फिर क्या करें, फिर फ्रीलांसिंग का काम होता है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिलते अपने को। उसका प्रोजेक्ट मिलते, अपन अपना फील करके देते, जो भी वो अपने को देते, टास्क देते हैं, उसके बदले में अपने को पैसा मिलता है अलग अलग तरीके से। तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के काम की उसकी ट्रेनिंग ली। उसमें देखा कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा, पता चला कि नहीं, ये भी नहीं कर पाएंगे हम। फिर धीरे धीरे इन्हीं तरह से करते रहे और फिर 18 साल के हो गए। फिर ये कीड़ा जागा, कुछ बिजनेस करते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए जॉब करते प्राइवेट। फिर रेस्टोरेंट में गए, एक रेस्टोरेंट में इंटरव्यू दिया, 2-3 दोस्तों ने मिल के सिलेक्ट भी हो गए। फिर वहाँ कुछ महीने काम किया रेस्टोरेंट में। और यहाँ रेस्टोरेंट यहीं भोपाल में था, एमपी नगर में। और एमपी नगर से नेहरू नगर रहते थे हम। नेहरू नगर आना जाना, रात को 12-1 बजे छूटते थे, लेट हो जाते थे आने में, क्योंकि रात को 12-1 बजे बस कुछ चलती नहीं है। ऑटो चलते, ऑटो 30 रुपये लेते हैं। अब 30 रुपये उस टाइम पे लेते थे, 30 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो 30 रुपये बचाने के लिए हम पैदल आते थे या फिर लिफ्ट मांग के आते थे। अब लिफ्ट मांग के आते थे तो बहुत सारी घटनाएं भी होने की संभावना रहती है, लूट ले कोई। हाँ, डर रहता है। तो इस चक्कर में फिर घर वालों को बताया, घर वालों ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना, दिन वाली जॉब ढूंढो। दिन वाली जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो जॉब फिर छुड़वा दी घर वालों ने। अब फर्स्ट ईयर जैसे तैसे कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर में आए तो सेकंड ईयर मेरा
एक तरह से ब्लैक ईयर मानो, मतलब उस पूरे साल में मैंने कुछ नहीं किया। पूरे साल भर मैं सुबह उठता, खाना खाता, टीवी भी देखता, फिर सो जाता, फिर शाम को उठता, खाना खाता, फिर रात को सो जाता। ये पूरे साल भर चलता रहा ऐसा। अब बस कॉलेज के जो सेशनल रहते हैं, एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं, वो काम किए, वो दिए, और पूरा साल ऐसा निकल गया। फिर फाइनल ईयर आया। फाइनल ईयर में फिर लगा कि नहीं यार, अब लास्ट टाइम चल रहा है, आखिरी साल बचा है ग्रेजुएशन का, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक दोस्त था, दोस्त आया, उसने बोला चल IAS बन जाते हैं। हमने कहा ठीक है, IAS बन जाते हैं। अच्छा है ये तो। वो कोचिंग ले गए हमको। कोचिंग में जाके कोचिंग वाले ने सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा सिलेबस रहेगा, ये सारी मतलब जो उसके अंदर रहता है, सारी कंडीशन बताई उन्होंने। और एट लास्ट उन्होंने बताए पैसे 40,000 रुपये लगेंगे। 40,000 रुपये सुन के मैं उसका तरफ देखने लगा, उसका मुँह, कि 40,000 रुपये बता रहे। और मेरे तरफ देख के बोलता है कि भाई मैंने तो जमा कर दी। मैंने बोला तूने जमा कर दिया, मुझे लेके आ गया। फिर उसने बोला नहीं, करना तो है, IAS बनना है। ठीक है। फिर जैसे तैसे घर वालों को कन्विंस किया, पैसे की व्यवस्था की, इंस्टॉलमेंट में जमा किए जैसे तैसे पैसे, और कोचिंग में भर्ती हो गए। UPSC की तैयारी करने लग गए। फिर तैयारी भी उसी तरह से की थी, मतलब वही जाना कोचिंग, पढ़ना, वापस घर आ जाना, घूमना फिरना, फिर जाना, वापस घर आ जाना, घूमना फिरना। ऊपर से करी आपने? हाँ। शुरू में ना? तो इसी तरह से एक पूरा साल निकल गया। तो एक पूरा साल निकल गया, अब 40,000 रुपये ख़त्म। अब लगा कि यार अब तो पैसे भी फंसा दिए और कुछ हुआ भी नहीं है। फिर अगले साल के लिए उस कोचिंग में सुविधा थी कि आप आधे पैसे दे दो, एक साल फिर पढ़ सकते हैं। तो 20,000 रुपये के लिए फिर घर वालों को कन्विंस किए जैसे तैसे। उन्होंने बोला चल ठीक है, एक साल और तैयारी कर ले। फिर एक साल फिर तैयारी करने लगे, और वो भी तैयारी ऐसे ही की। गए कोचिंग, पढ़ाई की थोड़ी, वापस आ गए, घूमे फिरे, फिर अगले दिन यही काम चलता रहा। इस तरह से धीरे धीरे पूरा साल ख़त्म हो गया। साल ख़त्म हो गया। फिर उस टाइम पे एग्ज़ाम, दोस्तों के जो मेरे दोस्त लोग थे जो साथ में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया। उन लोगों के निकल गए एग्ज़ाम। जब उनके निकल गए तब लगा कि नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन लोग, करना चाहिए अपने को तैयारी। जब अपने साथ वाले आगे निकलते हैं तो हाँ, अपने को तब एहसास लगता होता है इस चीज़ का। कि यार काश उस टाइम पे कर लेते तो आज अपन इसकी जगह पे होते। तब थोड़ा सीरियस हुए। अब 2 साल तो बर्बाद कर दिए थे, अब सीरियस हुए तो अब कोचिंग में पढ़ेंगे कैसे। तो लग रहा था कि यार इस बार और आधे पैसे में काम चल जाएगा अपना। तो इस बार फिर डायरेक्टर सर के पास गए कोचिंग के, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि नहीं, 2 साल हो गए, अब जाओ। तो कोचिंग से भगा दिया, चले आए। अब पढ़ना तो है, क्या करें, घर वालों से पैसे मांगने का मन नहीं है क्योंकि 2-3 साल बर्बाद कर दिए। क्या करें, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। अब कॉलेज में प्राइवेट जॉब कर ली, लैब टेक्नीशियन के पद पे था, इंजीनियरिंग कॉलेज पे काम करने लग गए। तो 6-7-8 महीने के आसपास वहाँ पे काम किया। करते करते तो थोड़ा सीरियस भी हो गए थे पढ़ाई के लिए कि हाँ अब करना है, तैयारी करना है। उसी दौरान MPPSC का एग्ज़ाम आया। MPPSC का एग्ज़ाम दिया तो आखिरी में, मतलब जो कट ऑफ था उसका MPPSC का, ये शायद बात है 2015 की। तो उसके कट ऑफ में प्री के जो कट ऑफ निकला था उससे जस्ट 1 नंबर पहले ही मेरे नंबर आए थे, मतलब उसमें आ ही नहीं पाया, मैं सिलेक्ट हो नहीं पाया। हाँ, तो वो बड़ा झटका लगा था कि यार एकदम लास्ट में आके जो रुक जाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो कुछ हो जाता। बस वहीं से थोड़ा करंट टाइप का लगा मन में, और उसी टाइम पे फिर बस जॉब वॉब छोड़ दी और एक प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली यहीं पे भोपाल में। प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन की, फिर वहीं से हम सुबह से तो रात को सुबह 8 बजे के आसपास जाते थे, रात को 8 बजे तक पढ़ाई करते रहते थे। सुबह से शाम तक अच्छे से तैयारी करते रहते थे। बीच में खाना वाना जो कुछ भी रहता है नेचर करते रहते थे। और 1 साल तक पूरी तैयारी की। उस 1 साल के दौरान सीरियस हो गए थे अच्छे से, तो काफ़ी कुछ एग्ज़ाम भी निकल गए। मतलब जेल प्रेरी का एग्ज़ाम भी निकल गया था, कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी निकल गया था, CDS का एग्ज़ाम भी निकल गया था, और सब इंस्पेक्टर का तो निकल ही गया था। तो उससे लगा कि हाँ, ये तैयारी अगर 3 साल पहले कर ली होती तो आज और कहीं होते अपन। सर एक चीज़ पूछनी थी। हाँ। जैसे ठीक
कि जो आपके साथ हुआ ना वो तो लगभग हर स्टूडेंट के साथ ही होता है। तो बात मैं समझ गया आपको, जब आप बोल रहे थे तो मेरे को मेरी याद आ रही थी कि मैंने भी ये किया था ऐसा ऐसा। तो ये प्राइवेट लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, इसको बताइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं और जो स्टूडेंट हैं जिनके घर में माहौल जॉइंट फैमिली है, काम वाम आता रहता है। तो ये आपने भोपाल में कहाँ से करी थी और इसके आप फ़ायदे बताइए। ये चीज़ बड़ी खास मैंने पकड़ी सर, ये इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में बताइए। देखिए सर, ये अभी पिछले 2-3-4 सालों से कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ा है प्राइवेट लाइब्रेरी वाले कॉन्सेप्ट ने। पहले क्या रहता था कि कोचिंग चलती है, कोचिंग चल रही है, साथ में ही एक रूम अलग बना दिया जाता था। उस रूम में टेबल चेयर रख दी जाती थी, वहाँ पे स्टूडेंट क्लास के बाद आओ, यहाँ पे पढ़ते रहो। पहले ये कॉन्सेप्ट चलता था। अब उसको और अच्छा माहौल दे दिया कि एक अलग रूम बना दिया, उसमें अलग अलग केबिन बना दिए गए, चेयर मतलब आपके लिए पर्सनल एक चेयर हो जाएगी, एक केबिन बन जाएगा, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और आसपास देखेंगे पूरा शांत माहौल रहेगा, पूरा पढ़ाई का माहौल रहेगा। आप अगर पढ़ाई का ना भी मन हो, आसपास देखोगे सभी को, तो मन में अलग ही लगेगा कि नहीं यार पढ़ना चाहिए, सभी लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का दौर है, तो वो माहौल मिल जाता है प्राइवेट लाइब्रेरी में। तो ये आजकल अच्छा चलन में बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये सर तो क्या नेट वेट पे सर्च करेंगे तो बच्चे आराम से मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, कोई भी स्टेट में हो, हाँ, क्या किसी भी ज़िले में हो। तो और बताइए सर फिर। और फिर ये 3-4 एग्ज़ाम निकल गए थे। फिर जेल पेरी का एग्ज़ाम सबसे पहले निकला, तो जेल पेरी की फ़िज़िकल की तैयारी करने लगे। फ़िज़िकल की तैयारी करते करते अचानक से मतलब जब उसका रिज़ल्ट आया ना, तो रिज़ल्ट में हमको 1 महीने का टाइम मिला बस। 1 महीने में आपको मतलब फ़िज़िकल निकालना है, फ़िज़िकल की डेट आ गई थी। अब 1 महीने में निकालने के लिए तैयारी में जुट गए तो तैयारी करते करते ये लेफ़्ट पैर की हड्डी थोड़ी खिसक गई थी मेरी। हाँ, अब हड्डी खिसक गई और उसको सही करवाने के लिए जो मालिश करने वाले रहते हैं उनसे मालिश करवाई, तो और ज़्यादा दिक्कत आ गई। चल नहीं पा रहे थे, चलने में दिक्कत आ रही थी। जैसे तैसे पूरे महीने चलने की कोशिश की, चलने लायक बने। अब फिज़िकल का टाइम आ गया। अब थोड़ी सी मतलब इतनी मेहनत की है तो मन में लग रहा था कि यार फिज़िकल दे ही दे। अब कैसे दे, दर्द तो होता है, दर्द का इंजेक्शन पेन किलर लगवा लिया और चले गए ग्राउंड में रनिंग करने के लिए। अब पेन किलर का असर 3-4 घंटे के आसपास रहता है। अब हम सुबह गए थे लेकिन नंबर आया शाम को। भोपाल तो में ही हुई थी? हाँ, भोपाल में हुई थी। अब नंबर शाम को आया, फिज़िकल कैसे करेंगे? चले गए फिर भी, चलो जो होगा देखा जाएगा, पट्टा वट्टा लगा के 1 राउंड लगाया तेज़ी से, और 1 राउंड ख़त्म हुआ और हम भी गिर गए। दोस्तों को बाहर बैठा दिया था कि भाई तैयार रहना, आके गिरे। एम्बुलेंस व्यवस्था सब रहती है? एम्बुलेंस व्यवस्था रहती है, उतनी मदद दोस्त करते बाहर हो? खड़ा, हाँ बाहर खड़े थे, मैंने फ़ोन लगा दिया तुरंत आ जाओ। वो आए, मुझको लेके गए, घर लेके गए। घर से सीधा अपने घर चला गया था, गृह जिले मेरे, और वहाँ से फिर मैंने उज्जैन में 2-3 महीने इलाज करवाया इसका। जैसे जैसे ठीक हुआ पैर, फिर वापस आ गया था अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी, पढ़ाई करने लगा। फिर कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम निकल गया था, CDS का एग्ज़ाम निकल गया था, और फिर अच्छे से मतलब फिर निकलने लगे थे, क्योंकि फिर मेहनत रंग लाने लगी थी। आपकी तैयारी उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि एग्जाम आप क्रैक होने लग जाए। हाँ, सही है। फिर सब इंस्पेक्टर का फिजिकल आ गया, पहले कांस्टेबल का आया था, कांस्टेबल का फिजिकल नहीं निकल पाया। और उसकी भी यही दिक्कत थी कि अचानक से फिजिकल का टाइम आ गया था, तो तैयारी नहीं हो पाई थी। फिर सब इंस्पेक्टर का आ गया, सब इंस्पेक्टर की तैयारी की, फिजिकल की उसकी अच्छे से की। काफ़ी दिक्कतें भी आई, मेरा कभी टाइमिंग नहीं आया था इसका, कभी टाइमिंग नहीं आया था मेरा, सिर्फ एक बार ही टाइमिंग आया, वो लास्ट टाइम पे जब फिजिकल हुआ था अपने वहीं पे ग्राउंड पे। उससे पहले बहुत कोशिश की, इतना अच्छा फिजिकल बन नहीं पाया था, लास्ट टाइम पे हुआ तो हो गया था, मतलब जैसे भी। तो बड़ा सर आपका तो इंटरव्यू अनुभव तो बड़ा खतरनाक रहा सर, कि वास्तव में हर बच्चा ये सोचता है कि मैं पहले बिजनेस करूं, फिर बिजनेस से थक हार के आते हैं ना। हाँ, तब उसको समझ में आता है कि बिजनेस चलाना इतना सिंपल नहीं है। अपन मैं एक चीज़ बताता हूँ मैं सबको, मैं भी ये सोचता था कि मेरी नौकरी 10:30 से 5:30 है, और एक कोई बिजनेस वाला कुछ भी किसी ने दुकान डाली हो या कुछ भी डाला हो, तो वो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक काम करता है, 12 घंटे देता है, उसमें भी चलने की सर कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं रहती। गवर्नमेंट जॉब इसलिए ऐसे नहीं सब लोग प्रेफर करते हैं। तो सर क्या पूछना था इसको आपने भी नहीं उसने बताया डिटेल में, और सर आपका फिजिकल तो आपने बता दिया, और सर इंटरव्यू का अनुभव बताइए सर, आप इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा आपका? इंटरव्यू में अब जो पैनल सर ने बताया, पैनल रहता है, 3 अधिकारी रहते हैं उसमें, एक IPS अधिकारी भी रहता है। इंटरव्यू में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि आपने, जैसे हमसे पूछा गया था कि आपने क्या क्या प्रेफरेंस भरा था,
मैंने बताया मैंने सूबेदार फर्स्ट में भरा है, सब इंस्पेक्टर सेकंड में भरा है। तो पूछा कि सूबेदार ही क्यों भरा, इस टाइप की जनरल क्वेश्चन है। आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, अगर ये मूवी देखी थी तो इसका डायरेक्टर कौन था, आपकी हॉबी क्या है, ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है आजकल, हॉबी क्या है। अब हॉबी डिफाइन करना और उस हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो पूछ लेंगे कि आपको कुछ पता है कि नहीं पता उसके बारे में, ऐसे जनरल क्वेश्चन रहते हैं। इंटरव्यू एवरेज गया था, ज़्यादा ठीक भी नहीं गया था, ज़्यादा बेकार भी नहीं गया था, इंटरव्यू अच्छा गया था। कितने नंबर आए थे आपके? इंटरव्यू में मुझे 5 ही नंबर आए थे। 50-50 हाँ 50-50। सही है सर। नहीं पर देखो आप सूबेदार का पद एक चीज़ बताइए, जैसे मैं भी जब चॉइस फिलिंग उस टाइम जब अपना चलता था, सूबेदार, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर प्लाटून कमांडर, ये 3 जो रहता है, ये आप जो है ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को बता पाएंगे कि ये चॉइस फिलिंग इसी लेवल पे क्यों करते हैं, सबसे टॉप सूबेदार क्यों होता है, जबकि ग्रेड में सबका एक रहता है। हाँ और फिर अपन जिला बल में सब इंस्पेक्टर को चूज़ करते हैं और फिर पीसी को चूज़ करते हैं। सर अगर इसका कोई पर्टिकुलर मतलब इस तरह से पूछेंगे तो कोई बता नहीं पाएगा इसका कि सूबेदार ही टॉप पे क्यों रहता है। लेकिन हाँ ये बता रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर ग्राउंड पे काम करता है, सूबेदार लाइन का मैनेजमेंट करता है, यहीं से पूरे ज़िले का भी मैनेजमेंट होता है सूबेदार लेवल से, सूबेदार कैडर से। सब इंस्पेक्टर कैडर का पूरा थाना रहता है, थाने के बाद वो थाना प्रभारी सीएसपी आगे जाता है। आप ये क्राइम ब्रांच में जा सकते हैं कैसे? नहीं जा सकते, वो सिर्फ जिला बल में जो वो जिला बल से सब इंस्पेक्टर वो जा सकते हैं। हाँ तो ग्राउंड उनका ग्राउंड का काम रहता है। इधर अब जो प्रशासनिक काम होते हैं एसपी के मतलब बिहाफ में जो काम आरआई लेवल के जो होते हैं वो होते हैं। अच्छा, और प्लाटून कमांडर सर का उनका क्या काम है? प्लाटून कमांडर सर एसएफ होती है, स्पेशल आर्म फोर्स, वो भी पुलिस के साथ ही काम करती है। मतलब जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या फिर कोई वीआईपी ड्यूटी हो, इस टाइप का कोई मूवमेंट हो तो वहाँ पे एसएफ पुलिस के साथ काम करती है, विशेष सशस्त्र बोलते हैं जिसको। तो उसमें जो सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है उसको प्लाटून कमांडर बोलते हैं। एक प्लाटून होता है, उसमें एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर बहुत सारे प्लाटून होते हैं, उस प्लाटून का अधिकारी होता है प्लाटून कमांडर। उसके अंदर 30 अधिकारी होते हैं, हवलदार होते हैं। जी। और सर आपका ट्रेनिंग का अनुभव बताइए ज़रा। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग का नाम सुन के मन में एकदम अलग ही खुशी का अनुभव हो जाता है कि वो पल सबसे अच्छा पल रहता है। मतलब ज़िंदगी का सबसे अच्छा अगर पल है तो ट्रेनिंग का पल है। आप भी अगर कभी भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और कभी ट्रेनिंग में जाओ तो सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट जो होता है वो ट्रेनिंग में होता है। आप खूब मज़े करना, मेरी सब दिल से दुआ है आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, खूब इन्जॉयमेंट कर सकते हैं ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में आपको जैसे पुलिस की ट्रेनिंग में जा रहे हो तो आपको पुलिस बनाया जाता है, किस तरह से पुलिस कार्य करती है, पुलिस क्या होता है, पुलिस का बेसिक क्या है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। अनुशासन सिखाया जाता है, आपको कमांड पे काम करना सिखाया जाता है, कमांड देना सिखाया जाता है, पूरी हायरार्की सिस्टम सिखाया जाता है। तो ट्रेनिंग आईपीसी के धारा सब पढ़ाते होंगे वहाँ पे? हाँ पढ़ाते हैं सारी चीज़ें। और सर फाइनल आप कुछ अपना टिप्स दीजिए स्टूडेंट्स को, जो खासकर जो अभी सब इंस्पेक्टर के लिए, जो सब बच्चे ही लगभग सब इंस्पेक्टर के लिए बैठते हैं, तो जो डिमोटिवेट हो गए, जो फ्रस्ट्रेट हो गए, उनके लिए सर बढ़िया कुछ आप। नहीं, अब मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि डिमोटिवेट होने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अनुभव से सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। तो हम उन लोगों में से थे जो खुद के अनुभव से सीखे। अब हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे अनुभव अगर कुछ समझ में आए तो वो गलतियां नहीं करना। जैसे हमने स्टार्टिंग में गलती है कि ये 2-2, 3-3 साल बर्बाद कर दिए, वैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं आप लोग। और जो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो पढ़ाई जितने घंटे की भी करें वो कंसिस्टेंसी से करें बस। ऐसा नहीं कि आप 15-15, 16-16 घंटे के लिए लगे हुए हैं कंटिन्यू, और ना खाना ना पानी कुछ नहीं। तो ये वाली सिचुएशन ना आने दे। आप भले 8 घंटे करें, 10 घंटे करें, लेकिन उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी रखें, कंटिन्यूटी रखें, बीच में ज़्यादा गैप ना करें। और स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरी है, सही स्मार्ट चीज़ों से स्टडी पढ़ना भी सबसे हाँ ज़रूरी है। मैंने खुद ने देखा है, मुझ में और सर मैं बोलूँ तो सिर्फ मैं दौड़ में रह गया, नहीं तो शायद आज ये 2 सितारे मेरे कंधे में भी होते। पर मैं इतना भी समझ गया कि इनका बोझ भी बहुत ज़्यादा रहता है, जिम्मेदारी बहुत आती है, इसलिए वर्दी दी जाती है।
तो ये तो सर आपने बात बिल्कुल सही बोली कि अपने को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मैं तो एक भी दिन ऐसा नहीं रहता था जिस दिन मैंने ऐसा किताब नहीं खोली हो, जब तक मेरे पढ़ने का दौर रहता था। कोई शादी में भी जाता था तभी कोने में कमरा लेके या किसी ऐसी जगह छत पे या गार्डन से बाहर जाके पढ़ लेता था, इतना कि मन में लगी। क्योंकि पढ़ाई में कोई एक मेरे सर थे जहाँ कोचिंग में गया था, पढ़ाते तो कुछ थे नहीं, वो बातें बहुत अच्छी करते थे। उन्होंने एक चीज़ बताई कि पढ़ाई कोई टीवी का रिमोट नहीं है। हाँ टीवी फट से बंद तो हो जाएगी जब अपनी पढ़ाई है, बंद तो आज ही कर दोगे, पर शुरू करने में पसीने छूट जाते हैं, अपना दिमाग सेट होता है धीरे 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 धीरे, और शुरू करने में बहुत समय लगता है। तो सर के पास तो भी अच्छा अनुभव था उनने जीवन में, पर फिर भी आज जो भी था। सर आपकी किस एज में नौकरी लगी थी सर आपकी? ज्वाइनिंग के टाइम पे मैं 24 साल का था। 24 साल, आज 4 साल हो गए। बहुत ही कम उम्र है। देखो मैंने मेरी लाइफ का टारगेट 25 साल का बनाया था, खैर मेरी 25 तक लग गई थी। तो जो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल सर हमारे हीरो हैं ही है। और अभी सोलंकी सर का भी लिया था, वो भी बिल्कुल बहुत आदर्श है हमारे। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा। और कुछ सर आप बताना चाहेंगे? बस हाँ, जब पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ इन्जॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं सीरियस हुआ था पढ़ाई के लिए, तो हम सुबह से जाते थे लाइब्रेरी में, रात को 8 बजे तक पढ़ाई करते थे। रात को 8 बजे आने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग मूवी देखते थे, मस्ती करते थे दोस्तों के साथ। माइंड रिलैक्स हो जाता है, अगले दिन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। सही है सर। और वो अपन जैसे अगर आपका लाइब्रेरी वाली बात जो आपने बहुत अच्छी बताई, तो कोई बच्चा अगर गरीब हो, सर ऐसे फीस कितनी लगती है उस लाइब्रेरी में? वो अलग अलग लाइब्रेरी एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। जैसे कि अभी यहाँ भोपाल में चल रहा है लगभग 1000 रुपये के आसपास। 1000 रुपये महीने का ना? हाँ, कुछ लोग 800 रुपये लेते हैं, कुछ 500 रुपये लेते हैं। बहुत कम है सर ये। बहुत कम है ये। बहुत कम है। हाँ, और एक अच्छा माहौल मिल जाता है आपको। सबसे बेस्ट आउटपुट तो इसमें ही निकल सकता है, हाँ। बच्चे की सेल्फ स्टडी और घर में नहीं पढ़ पा। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोचिंग के बहाने रहेंगे कि यार कोचिंग में गए, जैसे मैंने 2 साल बर्बाद किए थे, स्टार्टिंग में भी बताया मैंने, कोचिंग जाता था, आ जाता, चाहता था, आ जाता था, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। और एक चीज़ है कि लाइब्रेरी में ना सबसे जेन्युइन बच्चे ही जाते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है मैंने, कि जिसको वास्तव में पढ़ना 10 घंटे वो बैठेगा ना तो वहाँ पढ़ेगा, मोबाइल नहीं चलाएगा। हाँ। वो मोबाइल चलाने के लिए तो दुनिया पड़ी है। ये लाइब्रेरी में फ्रेंड्स आप जाइएगा, सर ने बहुत अच्छी बात बताई। इसलिए मैं इतने क्या एक ही पद के मैं अलग अलग इंटरव्यूज़ भी लेता रहता हूँ, क्योंकि सबका अनुभव अलग है। अभी सोलंकी सर ने अलग अनुभव बताया था, और इनने जो चीज़ बताई वो आज तक किसी ने नहीं बताई, क्योंकि इनने यही ऐसे सब इंस्पेक्टर जो सूबेदार थे जिनने अभी तक जितने इंटरव्यू लिए, जिनने लाइब्रेरी से तैयारी करी हो। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू।